गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने वाली है और उसका फ़ायदा ये है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी वीडियो को देखने वाले हर बच्चे के नंबर अच्छे नहीं बहुत अच्छे आने वाले हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आज आपका नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग 3 ऑर्डर्स। और इसकी चर्चा हम भारतवर्ष की नहीं करने वाले हैं, हम चलेंगे पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे। वो देश पश्चिमी यूरोप में वो देश आते हैं जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित थी। ये सामंतवादी व्यवस्था क्या है उसकी चर्चा भी करेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी थी वो बात करेंगे, और उसके पश्चात नए राज्यों का गठन होता है वो चर्चा करेंगे, और उसी समय चर्च और सोसाइटीज़ कैसी थी इनकी, उन सभी की चर्चा इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और सामंतवाद की जो पतन है वो क्यों हो गया, कोई भी चीज़ आती है उसका अंत जो है वो होता ही हो। कैसे कहते हैं कि अगर आदमी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन बहस का विषय ये होगा कि पतन हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था, क्यों खत्म हो गई ये व्यवस्था, उसकी चर्चा भी करेंगे। या बच्चों में बहस का ये विषय भी होना चाहिए, कोई भी टीचर अगर पढ़ाए तो ज़रूर बहस का विषय इस चीज़ को ज़रूर रखें। चलिए आज लेकिन भाग नंबर 1 में हम केवल जो 4 विषय हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। पहले 3 वर्ग 3 ऑर्डर्स क्या थे, किस में बात करें, पश्चिमी यूरोप की बात कर रहे हैं हम। और सामंतवादी जो समाज था वो कैसा था, उसकी दिशा क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी चलती थी, या सामंतवाद से अभिप्राय मीनिंग क्या है, या सामंतवाद के उदय के कारण क्या था, क्यों आया ये व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। सामंतवादी व्यवस्था के लिए जो आपके चित्र हैं वही शो कर रहे हैं कि वो लोग जो अमीर लोग थे जिनकी समाज में पकड़ थी कैसे रहते थे, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 ऑर्डर, क्योंकि यहीं से सामंतवादी व्यवस्था का जो प्रारूप शुरू होता है। 3 वर्गों में समाज विभाजित था, पश्चिमी यूरोप की बात कर रहे हैं। और मैं फिर से कह दूं इनमें वो देश शामिल है जो आज दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, जिसमें इंग्लैंड आता है जिसने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। आपके अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश लोग, वो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, या स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सब देश जो है इसमें शामिल आते हैं। तो प्रथम वर्ग में जो थे वो पादरी वर्ग, याद रखना, प्रथम में पादरी, दूसरे में कुलीन और तीसरे में किसान। अगर इसको याद करना है तो हमारे भारतवर्ष में एक जातिगत ढांचा रहा है, एक वर्ण प्रणाली रही है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 व्यक्ति जो है अलग अलग तरह से आते थे। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं या 15वीं शताब्दी की बात करें, उस समय ऐसा ही समाज था, 3 वर्गों में विभाजित, पादरी, कुलीन और किसान। क्लियर हो गया। अब आता है पहला वर्ग जिसका नाम है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे, याद रखने वाली बात है, पोप, जो ईसाई जगत का सबसे बड़ा गुरु होता है उसे पोप कहा जाता है। उससे नीचे वाले आर्क बिशप कहलाते हैं और उससे नीचे वाले जो बिशप कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 जो कैटेगरीज थी वो आती थी पादरी वर्ग में। क्लियर है, ये सबसे नंबर 1 पर आते थे और इनका समाज में बहुत बड़ा स्थान था, सबसे नंबर 1 स्थान पर आना। क्यों, इसके पीछे कारण था क्योंकि वो मानते थे कि हम जो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमने जन्म कोई सामान्य इंसान नहीं है, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो उस समय जब लोग अनएजुकेटेड होते थे तो लोग उनका बहुत सम्मान करते, आदर करते थे, बिल्कुल दिल से करते थे। और एक और कार्य था, एक और वजह थी इनके सम्मान करने, क्योंकि इनका जो रुतबा था वो बहुत अमीरों में किया जाता था। अमीर किस लिए, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती, बड़े बड़े जागीरों के नियंत्रण में इनका होता था, और ख़ासतौर पर जो चर्च होते थे वो उनके ही नियंत्रण में होते थे। और यहाँ पर उनका जो पैसा, जो धन दौलत आता था, क्योंकि वहीं से हम शक्तिशाली भी बनते हैं और प्रभावशाली भी बनते हैं। पैसा होगा तभी हम शक्तिशाली होंगे, प्रभावशाली, और तभी हमारा समाज में प्रभाव होगा। तो पैसा कहाँ से आता, देखिए जो किसान लोग थे, क्योंकि ज़मीनों के मालिक होते थे, बहुत बड़ी जागीरों के, वो ज़मीन कहाँ कौन करता था, खुद तो करते नहीं थे, तो किसान वर्ग जो था वो उनको दी जाती थी
किसके बदले में? कर के बदले में। और जो जो कर आता था उसे कहा जाता है टिथ कर, ठीक है, धार्मिक कर था जिसका नाम था टिथ कर। और आपको मालूम है भारतवर्ष में देखेंगे तो मंदिरों में बहुत धन दौलत है, पैसा, और आप ये सोचते हैं कि भगवान उनको खाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनके पीछे बहुतों के हित जो है छिपे रहते हैं, या बहुतों कई कई ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ से लोगों को समाज के लिए जो है व्यवस्था स्थापित की जाती है। मंदिर के जरिए ही बड़े बड़े स्कूल अस्पताल खोले जाते हैं जिससे लोगों की सेवा की जाती है। लेकिन इसका दूसरा भी ऐसा देखने में आता है कि जो है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो उन मंदिरों को जो है कोई भी है, उनको पैसा जो है वो अपने परिवारों में लगाते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो है वो रुतबा बढ़ता है। तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं किसकी बात? मध्य यूरोपियन समाज की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को सबसे शिक्षित उस समय कहते थे, और क्या कहते थे? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, उनके द्वारा एक कार्य होता था। तो देखिए उनके दो तरह की, एक तो किसानों से लिए जाने वाला कर टिथ, और दूसरा जो दान मिलता, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, दान। तो ये बहुत बड़ी आय होती थी, और इसके कारण जो है अब वो बहुत बड़ा मालिक थे, एक तरह से बड़ी संपत्ति के मालिक थे, बड़ी जागीर के मालिक थे, और इसलिए उनका रुतबा था, उनका शक्ति थी। क्लियर हो गया? तो ये तीन तरह के व्यक्ति, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एक कुछ विशेषाधिकारी इनको प्राप्त है। विशेषाधिकार क्या थे? जैसे कि देखिए सबसे धनी आदमी होगा और वो कर से मुक्त होगा। ये ऐसा ही है, बहुत सारे देशों में, बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही मिलता कि जो बड़े लोग थे उन्होंने बहुत फायदे उठाए, क्या? धार्मिकता के नाम पर हो, चाहे वो किसी हो। देखिए हम क्या सोचते हैं, या हमें क्या सिखाया जाता था कि देखिए हमारी गरीबी इसीलिए, हम गरीब घर में इसलिए पैदा हुए क्योंकि हमने कोई पिछले कर्म में जो है कोई गलत काम किए थे, उस वजह से हमें ये नहीं बताया जाता कि ये लोग हम ही हैं जो करने वाले। इस धरा के ऊपर भगवान ने हमें बराबर का दर्जा प्राप्त है, बराबर तरह से भेजा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हम करते हैं। हम गरीब हैं तो किसी यहीं के लोगों की वजह से जो है हम जो है वो गरीब हैं, तो वो वजहें जो है धार्मिकता के नाम पर छिपाई जाती है। तो करों से मुक्त, कर नहीं देंगे वो पैसा कहाँ, अब हमारे से जो गरीब आदमी से कर लिया जाएगा, और उससे पे जो धनी लोग जो है मजे लेंगे, आराम ऐसो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो महलों में रहने वाले व्यक्ति थे। और एक और बात थी, जो कृषिक दास है भाई वो नहीं बन सकता। कृषक दास का अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या वो पादरी नहीं बन सकता? तो सोचिए वो नहीं बनेगा, गरीब आदमी है, कैसे बना दिया जाएगा? अपाहिज व्यक्ति है ना, लगड़ा लूला है, क्यों बन जाएगा? भाई लंगड़े लूले का क्या मतलब? वो दिल से बहुत अच्छा, कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। स्त्रियां का धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकती हैं, वो उनसे भी ज़्यादा धार्मिक हो सकती हैं। लेकिन इन तीनों तरह के व्यक्ति को जो है पादरी बनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये लोग आ जाएंगे तो हमारा जो है, हमारा जो चल रहा है आज तक, जो हमें सम्मान मिल रहा है वो तो नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्तियों ने, जो बड़े नंबर 1 के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने को बचाने के लिए इसी तरह से जो है वो नियम बनाए। तो ये हुआ पादरी वर्ग। क्लियर हो गया? और देखिए जो इससे नीचे दर्जे के होते हैं धर्मोपदेश, केवल यही खत्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर बिशप नीचे से सबसे जो नीचे जो आती है निम्न श्रेणी के जो पादरी होते हैं, जो आपको चर्च में जाते हैं तो संडे के दिन आपको मिल जाएंगे, पादरी लोग बैठे होते हैं वहाँ पर। तो वो जो है धार्मिक कृत्य करवाते हैं, रस्में करवाते हैं, तो वो ही धर्मोपदेश देते थे। हर संडे को तो लोगों को अच्छी बुरी बातें जो है वो सिखाते थे, कैसे उनका जीवन होना चाहिए, हर प्रकार की रस्मों से उनको गुजारते थे। और यही देखेंगे, अगर यही एक चर्च का आपको दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर लोग नतमस्तक है किसके आगे? पादरी के आगे। क्लियर है ना? तो भाई ये जो झुकना आगे जो है परमात्मा के आगे करना, कौन परमात्मा? किसने कहा कि मेरे आगे तुम झुको? तुम उसी के बच्चे हो। और कौन माँ बाप कहते हैं कि तुम मेरे आगे झुको या मुझे इस तरह के नाम से पुकारो, है ना? अब तो माँ बाप के नाम भी लेना शुरू कर गए हैं बच्चे। लेकिन हम बात करें इस व्यवस्था की, तो ये व्यवस्था कहते हैं कि ये व्यवस्था जो स्थापित हुई कहाँ से? ये आई सारी, जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है सामंतवादी व्यवस्था से। सामंत क्या होते थे? बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक हुए। जैसे हमने बात करी, पादरियों के पास भी बहुत बड़ी ज़मीनें होती थी चर्च के अधीन, लेकिन चर्च के आड़ में वो खुद मजे लेते थे। तो वैसे ही जो सामंत होते थे, जो जिनको राजाओं से बड़ी बड़ी जागीरें ज़मीनें मिली होती थी, तो वो भी किसानों को ही ज़मीनें देते थे और उनसे पैसा उगाते थे और खुद अमीर बनते चले गए। तो उनके आगे जो किसान थे वो इसी तरह से नतमस्तक होते थे और उनको लॉर्ड कहते थे। क्या कहते हैं? लॉर्ड, ज़मीन के मालिक वो लॉर्ड। और वैसे ही यहाँ पर भी जो है, लेकिन यहाँ पे चर्च में झुका जा रहा है, तो किसको लॉर्ड कहा जाएगा? परमात्मा को लॉर्ड कहा जाएगा। तो ये जो व्यवस्था आई लॉर्ड कहने की और झुकने की, ये सारी, या सर झुकाने की, हाथ जोड़ने की, ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आई? इसी व्यवस्था से, सामंतवादी व्यवस्था से आई, ये अब कहा जा रहा है। क्लियर है? दूसरा आ गया कुलीन वर्ग। इससे जो नीचे वाला जो दर्जा था उसको कुलीन वर्ग थे। और कुलीन वर्ग कौन हुए? जो प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पदों के ऊपर विराजमान थे, चाहे वो चर्च हो, चाहे सेना के बड़े पद हो, उन लोगों को जो है कुलीन वर्ग कहा जाता था। क्लियर हो गया? कुलीन वर्ग, याद रखना, कुलीन वर्ग।
और इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त थे, करों से मुक्त थे, विशाल जागीरें उनके पास थी, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पादरी के पास ऐसे ही है। और अपने क्षेत्र में ये छोटे राजा के समान थे। देखिए, राजा ने जमीनें किसे दे दी? सामंतवादों को, कुलीन वर्ग को दे दी। अब कुलीन वर्ग को ये कहा गया कि तुम अपने जो जागीर है वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं भाई? न्यायालय भी लगा सकते थे, अपने न्यायालय इनके होते थे, कोई अलग न्यायालय नहीं होते जैसे हमारे स्थापित है। सिक्के चला सकते अपनी जागीरों में, इन्हीं के ही सिक्के चलते हैं। बेगार, किसानों से बेगार रहना। बेगार क्या हुआ कि किसानों को जमीन मालिक जो है वो किसान नहीं होते थे, वो कौन होंगे? कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग की ज़मीनें हैं बहुत, कई कई गांव है, तो वो ज़मीनों को कहाँ बांटते थे? उन गांव में रहने वाले जो व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है जिसको किसान कहा जाता, उसे दी जाती थी ज़मीनें, कुछ हर्जाने के तौर पर। वो कर देगा उसको, ठीक है, उस कर के बदले में उसको ज़मीनें दी जाएंगी। अब लेकिन कर तो लिया जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा? उस किसान को कहा जाएगा कि हफ्ते में 3 या 4 दिन जो है मेरे खेत में भी आना भाई, क्योंकि हर जागीर ने जो है, हर जो सामंत होता था, कुलीन वर्ग होता था, वो कुछ जमीन अपने लिए भी रखता था, जहाँ से अनाज सिर्फ उसी के लिए ही आएगा, उसके परिवार के लिए ही आएगा, अच्छी जो जमीन होगी। तो भाई वहाँ पर काम कौन? किसान करेगा, लेकिन उसके बदले में उस किसान को कुछ नहीं मिलता था। 3-4 दिन जाएगा अपने परिवार के साथ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो उस स्थिति को कहा जाता बेगार करना। क्या काम? उस कार्य को कहा जाता बेगार। क्लियर हो गया? किसानों की खेती उजाड़ने का काम, कोई नाराज हो गया तो उजाड़ भी सकता था। चुंगी कर, कोई दूसरी जगह से, कोई दूसरे जागीरदार या दूसरे सामंत के लोग आ जाते हैं कोई सामान लेकर, माल लेकर, तो उसके से चुंगी कर लिया जाना, या फिर लोगों से कर लेना, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। ये सारे जो है वो काम कौन करता था? वो सामंत अपनी जागीरदार में करता। तो क्या हुआ? एक छोटा राजा हुआ ना, तो छोटे राजा के समान उसकी स्थिति होती थी, कुलीन वर्ग की। क्लियर हो गया? इनकी बात हम कर रहे हैं। तो इनके पास भव्य जो है वो महल हुआ करते थे, बड़े बड़े महल होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा धन दौलत की कमी नहीं थी। किसे? इन्हीं किसानों से जो है चूस कर, इनकी मेहनत को कमाई पर ये लोग जो है वो राज करते थे। तो इस प्रकार ज़्यादा पैसा होना क्या होता है? विलासिता को निमंत्रण होता। तो उनका जीवन क्या था? विलास प्रिय था। बड़ी बड़ी कई कई जो है रखैलें रखी होती थी, और बहुत सा ऐसो प्रस्ती जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो किया करते थे। चलिए अब बात कर ले तीसरा वर्ग। वहाँ पर यूरोपीय समाज में जो तीसरा वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उनकी जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी, 85 से 90%। भारतवर्ष की बात करें, आज किसान वर्ग जो है भारतवर्ष में 85% से अधिक है। और बड़ी विडंबना है हर देश की, हर जगह के ऊपर, कि जो ज़्यादा लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनके पास जो धन है वो कम मात्रा में है। देखिए उल्टा है। अब 85% से कितना रहेगा? 100 में से 15%। 15% वो पूंजी लोग, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, उनके पास पैसा कितना है? 85%। देश का जो आय है उसका 85% भाग किसके पास है? उन लोगों के पास है। और जो 85% लोग हैं, उनके पास पैसा कितना है? केवल मात्र 15%। तो सोचिए उनके हिस्से में क्या क्या आने वाला, कम आएगा ना, इसलिए वो गरीब है। लेकिन कहा क्या जाता है कि भाई तुमने तो कर्म अच्छे नहीं किए थे, है ना। ये स्थितियां जो है हर देश में, हर जगह एक समान रही हैं। तो इन किसानों में भी जो 2 तरह के किसान थे, एक थे स्वतंत्र किसान और एक थे कृषक दास। स्वतंत्र किसान हुए कि वो जिनको आज़ाद थे। किन चीज़ से आज़ादी? 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। एक तो वो अपनी इच्छा अनुसार खेती कर सकते थे, दूसरा वो बेगार नहीं देते थे, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, और तीसरा जो प्रतिबंध नहीं थे, किसी भी तरह के प्रतिबंध, जिनकी चर्चा यहाँ करेंगे हम, प्रतिबंध होते थे। तो भाई ये, लेकिन इनकी जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, मतलब 85 में से 1% लोग ही ऐसे थे जो स्वतंत्र किसान हैं। क्लियर हो गया जी? जिसे खुश होकर जो है स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया उसके मालिक ने, उसको स्वतंत्र किसान। अब आता है कृषक दास, जिसका जीवन नरक समान था, और जिसके बलबूते पर, जिसके रहमो करम के ऊपर है, जिसकी गरीबी होने का जो कारण था वो सिर्फ क्या थे? जो यूरोपीय समाज में चल रही, किस चीज़ की बात करें हम? सामंतवाद व्यवस्था की बात करें, वो उनका कारण था, ना कि कोई भगवान। मैं फिर से याद दिलाऊं आपको। नंबर 1, अब उनके जो उनका एक्सप्लॉयटेशन था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता उनको। देखिए, वर्ष में कम से कम 40 दिन वह सामंत की सेना में काम करेंगे। जो लॉर्ड होते, जिन्हें लॉर्ड कहकर पुकारा जाता था, सामंत, भाई उनके सेना होती थी, क्योंकि राजा ने उनको अधिकार दे रखा था कि अपनी जागीर की रक्षा के लिए वो सेना रखेंगे। क्लियर हो गया? और उस सेना की कभी भी जरूरत पड़े राजा की, तो उसे राजा को देना पड़ेगी, मुहैया करवाना पड़ेगी। ये उनमें आपस में जो है वो संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था राजा और सामंतों के बीच में। इसलिए राजा ने सामंतों को अपना उनको जो है वो अधिकार दे रखे थे, या उनको मालिक बना रखा था। अब 40 दिन में, वर्ष में 40 दिन उन्हें जो है सेना में कार्य करना पड़ेगा। किसकी? सामंत की सेना में। हो गया? और उसके बदले वो कम से कम जो है मेहनताना देते थे, क्योंकि उनका वो खुद धनी बनना चाहते थे, दूसरों को नहीं बनाना चाहते थे। दूसरा आता है
अभी बात करी कि हफ्ते में 3 दिन या उससे भी अधिक दिन में सामंत की जागीर पर जाकर काम करना पड़ता था और उसे बेगार कहा जाता था। धन नहीं मिलेगा लेकिन श्रम जो है वो करना पड़ेगा, काम जो है करना पड़ेगा। तीसरा मेनर, मेनर का होता जो उसका आवास क्षेत्र होता था, किसका, जो सामंत का आवास क्षेत्र होता था, जहाँ पर चर्च भी होते थे, उसका अपना घर भी होता था, महल होता था, कुआं होते, बहुत सारी चीज़ें जो उसी से संबंधित होती थी उनको मेनर कहा जाता, जो ऊंचे धरातल के ऊपर, ऊंचा जो जगह होगी उसके ऊपर होता था अधिकतर। तो मेनर में चाहे सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, चर्च की मरम्मत करना हो, ये सारे कार्य जो है वो कौन करता था, किसान वर्ग करता था। ठीक है, कौन सा, कृषक दास, स्वतंत्र किसान नहीं। तो खेतों के आसपास बाढ़ लगाना हो वो काम, लकड़ियां एकत्रित करना हो सामंत के लिए, उसके लिए पानी लाना हो, आटा पीसना हो, दुर्ग की मरम्मत, शत्रुओं को कई बार जो क्या होता था कि सामंत आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को कैद भी कर लेते थे, तो उस स्थिति में भी जो है उसको छुड़ाने का काम कौन करते थे, कृषक दास करते थे। राजा को एक और देखिए धार्मिक कर था टित कर, लेकिन राजा को जो कर जाता था जिसे यही सामान जो एकत्रित करते थे उसको तो कहा जाता टैली नामक कर। क्या बोला जाता, टैली नामक कर। लेकिन ये उनसे ज़्यादा उगाते थे। अब राजा को कितना दिया उनको क्या मालूम, चाहे अनपढ़ किसान, लेकिन इसी टैली नामक कर के आड़ में जो बहुत सारा जो है उनसे धन उगाते थे और इस प्रकार से खुद अमीर हो जाते, तो ये कर भी लिया जाता था। कृषक दास की जो स्त्रियां होती थी और बच्चे होते थे वो भी जाकर काम करते थे भाई, उनको भी नहीं छोड़ा जाता था। क्या करते थे, उनके घर में जाकर सूत काटना, वस्त्र बनाना, मोमबत्ती बनाना, मदिरा पान करना, ये सारी चीज़ें जो है वो। और देखिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी उनको शादी करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जब भी शादी करता था कोई किसान तो उसकी पत्नी को एक दिन का जो है रात, पहली रात गुजारने के लिए सामंत के यहाँ घर में भेजा जाता था, महल में भेजा जाता था। कितना अन्याय था इन लोगों के साथ। और ये हम किसकी बात करें, पश्चिमी राष्ट्र की बात करें जो अपने आप को सबसे शिक्षित समाजों में से कहते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 का समाज है, तो ये उन्हीं के समाज में ऐसा होता था। और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, इसी प्रकार की व्यवस्था जो है पैरेलल भारतवर्ष में रही है और अब तक कई जगह आपको मिलेगी इसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो है आपको नजर आएगा, इतनी मात्रा में नहीं लेकिन थोड़े मात्रा में, तो ये व्यवस्था रही है। अब चलते हैं आगे, ये 3 वर्ग हो गए। अब कृषक दासों की ही बात कर लेते हैं कि उनको क्या क्या प्रतिबंधित था। देखिए सोचिए आप उस समय के समाज की बात कर रहे हैं, तो प्रतिबंधित में क्या था कि ये लोग कभी अपनी अनुमति के बगैर जो है वो, पहली बात है कि सामंत को जो दिया गया जमीन, जिस सामंत के अंडर आप रह रहे हैं आप उसे नहीं छोड़ेंगे, उसकी जागीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको मार भी दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान था। आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि आप शिक्षित होंगे तो आप नौकरी हासिल करेंगे, आपकी स्थिति सुधरेगी, जो सामंत नहीं चाहते थे। तीसरा, चर्च में उपासना, कि भगवान की उपासना का अधिकार भी आपके पास नहीं था। क्यों पहुंचे, क्योंकि अगर आप भगवान की उपासना करेंगे, समय व्यतीत करेंगे तो हमारा काम जो है वो नहीं होगा, जिससे हम अमीर बनेंगे, आप काम करेंगे तो हम अमीर बनेंगे, आप काम, इसलिए आप जो है आपको ये अधिकार भी छीन लिया गया था। तभी तो मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसे गरीबी के हालत में ही अपना सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया, तो क्या लोग वो कभी स्वर्ग ही नहीं जाएंगे, जो कभी मंदिर में नहीं खड़े वो कभी क्या स्वर्ग ही नहीं जाएंगे। तो बात उठती है ना, तो जब बात उठती तो इसी निष्कर्ष पे आती कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ है वही एक मंदिर है, आपका घर अपना मंदिर है, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता है। तो विवाह सामंत की अनुमति के बिना नहीं कर सकते थे, ये अधिकार से वंचित थे। चक्की में आटी बेचना हो उसके बगैर आप वहीं जाएंगे जहाँ वो आपका सामंत कहेंगे। कृषक दास के ऊपर अत्याचार, इनके ऊपर अत्याचार कृषक के ऊपर कौन करेगा भाई, उनका स्वामी ही करेगा, और स्वामी कौन है, सामंत है। तो अगर सामंत उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए अपील किसके पास जाए कि भाई हमारे पास जो है वो गलत कर रहा है हमारा सामंत, कोई नहीं कर जा सकता था। हालांकि वो राजा उनके सबसे बड़ा था, वो राजा था, लेकिन वो नाम मात्र का राजा था, वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः उसे वापस ही उसी जागीर में आना पड़ेगा। सामंतों के अधीन ही उसे जमीन मिलेगी, तो जमीन छीन ली जाएगी। मालिक कौन है यहाँ पर, जागीरदार, राजा नहीं। तो इस प्रकार से ये अपील करने का अधिकार भी उनके पास नहीं था। 16 से 18 घंटे, सोचिए 24 में से 18 घंटे काम करना और फिर भी भरपेट खाना नसीब ना मिलना, तो सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी, पत्थर होगी ना, गंदी होगी। तो भाई अब वो महलों पर तो रह नहीं सकते, अच्छे घर तो बना नहीं सकते, उनको पैसा मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे, वो झोंपड़ियाँ बनाएंगे और उनकी झोंपड़ियाँ जहाँ बनती थी वो गंदगी फैल जाती थी। आपको खरीदने के लिए साबुन नहीं होगा तो गंदे में ही, गंदगी स्थिति में ही आप रहेंगे। तो उसके लिए अगर आप जिम्मेदार भगवान को माने तो डेफिनेटली नहीं, फिर से कहूँगा भगवान उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है। भगवान ने वैसे ही पैदा आपको भी किया और उसको भी किया है, लेकिन चालाकी से सब कुछ हो रहा है। तो जब किसी वर्ष जो है क्या होता है कि जब किसी वर्ष
कोई खेती नहीं होती थी, पानी नहीं बरसा कुछ और चीज़ों के कारण, तो क्या होता है वो जो स्थिति उनके लिए बहुत बदतर होती थी, क्योंकि उन्हें कर तो देना ही पड़ता था, कर के लिए तो बाध्य करना ही पड़ता था, नहीं तो सजाएं दी जाती थी। तो क्या होता था, वो मर जाता था, भूखे प्यासे मर जाता था, या फिर अपने आप को मौत के घाट उतार लिया जाता था। ऐसे बहुत सारे भारतवर्ष में भी आज किसान जो है वो अपनी मौत को जो है खुद लगा लेते हैं गले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कारण रहते हैं उनकी गरीबी का। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप बड़े हों तो कुछ ऐसा कर जाए इस धरा के ऊपर, कुछ ऐसा शासन स्थापित करें, कुछ ऐसा राजनीति स्थापित करें कि हर व्यक्ति जो है इसी देश में, इसी भारतवर्ष में रहते हुए स्वर्ग सा अनुभव करे। यह मैं हमेशा अपील करूंगा अपने बच्चों से। अब बात करते हैं सामंतवादी समाज एवं अर्थव्यवस्था की, कि कैसा समाज था, कैसी अर्थव्यवस्था थी उस समय। तो अभी बात हो चुकी कि 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय था, वो 9वीं शताब्दी में ये सामंतवादी व्यवस्था शुरू हुई और जाकर 14वीं शताब्दी में ये अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। मतलब बहुत सारे देशों ने इसे अपना लिया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली जैसे देश आते हैं, जो सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आज आते हैं। तो इन्होंने अपना लिया था। उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, दो कारणों की चर्चा मैं पहले भी कर, अब फिर से, क्योंकि जब आपका रोमन साम्राज्य की चर्चा हमने कर लिया कि रोमन साम्राज्य जब इसके अयोग्य शासक आए तो क्या हुआ, इसका पतन आरंभ हो गया। पतन आरंभ हुआ तो जो शासक थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। तो दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहाँ पर उनके द्वारा जो रखे गए अधिकारी थे वो लोगों के साथ बदसलूकियाँ करते थे, उनसे ज़्यादा कर वसूल करते थे। अराजकता फैल गई, लूट घसूट फैल गई, है ना। जहाँ पर राजाओं का राज अच्छा नहीं होता ना, वहाँ पर ऐसा ही होता है। तो बाहर वाले जो बाहर के थे, साथ पड़ोसी जो देश थे, वहाँ से भी जो आक्रमण होने लगे, लूटने लगे, तो किसका नुकसान हुआ? आम लोगों का नुकसान होने लगा। तो उसको देखते हुए राजा ने क्या किया, उसने जो है देखा कि यार क्यों ना जो है मैं काहे को सरदर्द लूं। वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े अमीर हैं, जिनको सामंत कहा जाता है। तो भाई उनको ऐसा करता हूं कि उनको जो है उनके जो साथ लगी जो जमीनें हैं, बहुत सारे जो गांव हैं, उनको दे देता हूं, ठीक है। और उसके बदले में उनसे जो है बैठे बैठाए कर लूंगा, और साथ में सेना भी वही पाले। क्यों मैं तो सेना के ऊपर खर्च करूं, तो सेना भी उनको रखने का अधिकार दे दूं, और बदले में क्या लूंगा, उनसे पैसे लूंगा, और जब कभी जरूरत पड़े मुझे तो मैं उनसे सेना भी ले लूंगा। तो इस व्यवस्था को और कानून की व्यवस्था की स्थापना भी हो जाएगी। जो अराजकता फैली हुई थी वो भी खत्म कर देंगे। लेकिन कौन करेंगे? जिसका अधिकार जागीरदारों को दे दिया गया कि तुम ही अपने क्षेत्र में सेना भी रखोगे और यहाँ शांति स्थापना भी करोगे और कर भी देते रहोगे, और उसके बदले में आप जो मर्जी करते रहे जागीर में। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई 9वीं शताब्दी में, और जाके 14वीं शताब्दी में व्यवस्था और देशों में भी फैल गई। क्लियर हो गया। लेकिन भाई हर कोई व्यवस्था जब भी चलती है ना, भारतवर्ष में भी सरकारें बदलती रहती हैं। क्योंकि एक सरकार जब होती है, मनमोहन की सरकार आई 10 साल, तो लोगों ने सोचा अगली सरकार ये बहुत बेकार हो गया, अब क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहे, तो उनको लगा दूसरी सरकार आते हैं। तो जब दूसरी सरकार आएगी तो कुछ समय के बाद जो है उसको भी छोड़ देंगे। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो अपने आप में प्रारंभ में वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आस्ता आस्ता करके जो है उसमें दोष आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे गंगा है ना, जब अपने उद्गम स्थान से निकलती है गंगोत्री से, तो बड़ी शुद्ध होती है, उसका पानी जो है कई कई महीनों तक जो है खराब नहीं हो सकता है, उतना शुद्ध रहता है। लेकिन अगर आप चले जाए जहाँ वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो वो कीचड़ के समान हो जाती है। उस पानी को पी के देखिए बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही है, ये व्यवस्थाएं जितनी भी निकली हैं, लोगों ने सोचा कि ये इस व्यवस्था को बदल दिया जाए, अब ये व्यवस्था देखते हैं। लेकिन वो हर व्यवस्था में दोष आ रहा है। इसके दोष क्या हो गए कि जिन शासकों ने इस व्यवस्था को चलाया था वही शासक कमजोर बन गए। अब कैसा शासक जिसके पास सेना ही नहीं है, ये वैसे ही है जैसे हमारा जो है यूएनओ हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके पास अपनी सेना नहीं होती, वो देशों से और देशों से मंगवाकर जो है अपनी सेना तैयार करती। तो सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वही है, इसलिए उसकी कोई नहीं सुनता है, तो ताकतवर नहीं है। तो राजा जो है ताकतवर रहा नहीं, क्योंकि उसने सेना का अधिकार खो दिया था। किससे दे दिया था? जागीरदारों को, जो उसके अधीन थे, लेकिन नाम मात्र के अधीन थे। अब ये ताकतवर हो गए थे, इनके पास सेना, और कई बार ये आंखें दिखा देते थे राजाओं को भी, ठीक है, उनकी बात भी नहीं मानते। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, राजा जो है क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। किसानों का शोषण कौन करने लगे? जागीरदार। इस व्यवस्था के तहत ही, सामंतवादी व्यवस्था की हम दोष बता रहे हैं, ये अधिक से अधिक अमीर होना चाहते थे। कर देंगे उतना ही, राजा जितना मांग रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वसूल करेंगे। तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण हुआ। युद्धों को प्रोत्साहन। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वहाँ पर इन लोगों ने उन लोगों को तवज्जो दी जो बहुत ज़्यादा फाइटर थे। ऐसे फाइटर, ऐसे योद्धा जो मरना, हारने से ज़्यादा जो है वो मरना ज़्यादा पसंद करते थे। तो ऐसे लोगों का जो है, ऐसे लोग जो है, ऐसा वर्ग भी सामने आया
जैसे कि जो है जापान में समुराई जैसे लोग थे जो कभी हार जाते थे तो उसी समय अपने गले को रेंग देते हैं या पेट में जो है छुरा घोंप देते थे और इस प्रकार से ख़त्म कर लेते थे अपने आप को, ठीक है, जिसे हरकारा पद्धति कहा जाता। तो ऐसे लोग भी हुए हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था जो है वहाँ पर भी स्थापित हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या हुआ, अनैतिकता का प्रसार। अनैतिकता प्रसार क्या होता है कि अब पैसा आने लगा जागीरदारों के पास, तो क्या हुआ भाई, अब वो सुरार सुंदरी में व्यतीत करने लगे अपना समय, अधिकतर समय, बहुत सारी रखैले रखना। और मैंने कहा था ना, किसान की पत्नी जब पहली विवाह किया जाता उसे भी जो है अपने दरबार में बुलाया जाता। तो ऐसे अनैतिकता का जो बोलबाला, शराब पीना, ये अनैतिकता हुआ। तो ऐसे कार्य जो है वो होने लगे थे सामंतवादी व्यवस्था में। 14वीं शताब्दी की बात करें, 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच। फिर सामंतवाद से अभिप्राय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो इंग्लिश का शब्द है इसको क्या जाता है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म से ही हम हिंदी में इसको कर पाते हैं रूपांतरण सामंतवाद। तो फ्यूडलिज्म वहाँ कहा जाता था। फ्यूडलिज्म जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूड, वहाँ से बना है फ्यूडलिज्म। क्लियर हो गया, फ्यूड से आया फ्यूडलिज्म। तो फ्यूड का जो मतलब हुआ, जर्मन भाषा का जो शब्द है फ्यूड, उसका मतलब हुआ भूमि का एक टुकड़ा अथवा जागीर, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म का जो अभिप्राय हुआ, क्या हुआ कि जमीन का एक टुकड़ा अथवा जागीर जो किसके पास होती थी, जागीरदार के पास, सामंतवाद के पास। तो इस प्रकार सामंतवाद का जो संबंध किससे है, भूमि अथवा जागीर से है, और उसी व्यवस्था को कहा जाता है सामंतवादी व्यवस्था। लेकिन ये अलग अलग देशों में इसका तरीका जो है वो अलग अलग रहा है। समूचे तौर पर यही है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह से हो सकता है। कई सामंत जो है डिफरेंट, उन्होंने कुछ अलग तरह से चलाया होगा, हो सकता है उन्हें ज़्यादा समझदारी या ज़्यादा जो है वो अनुभवता के साथ या ज़्यादा दिल से जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए होगी, कुछ अलग व्यवस्था। तो ये अपने पर निर्भर करता है कि सामंत किस तरह का व्यक्ति था, उसी तरह से ये व्यवस्थाएं जो है स्थापित हुई। क्लियर हो गया, तो अभिप्राय समझ आ गया। तो आगे भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि वास्तव में जो सामंतवाद जो है एक ऐसी अवस्था थी जिसे राजा अपने अधीन सामंतों को, राजा के पास वैसे मालिक जो कौन होता था, राजा होता था, लेकिन राजा ने क्या किया, अब जागीरें किसी दे दी, सामंतों के अधीन दे दी, बड़ी बड़ी जागीरें। और बड़ी बड़ी जो जागीरें अब सामंतों को मिल गई, तो सामंतों ने उन जागीरों को आगे जो है छोटे सामंतों को बांट दी, क्योंकि वो खुद ज़्यादा नहीं लेना चाहा, हेडेक नहीं लेना चाहता था। उसने क्या किया, आगे दे दी किसी को, और उसने आगे दे दी, और लास्ट में जाकर जो है जो जागीर मिली वो मिली किसानों को अंत में। क्लियर हो गया, पहले बड़े सामंतों को, फिर छोटे सामंतों को, फिर जो है वो पहुंची जाके नाइट्स के पास। एक नाइट भी है जिनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, और नाइट के बाद मिली ये जाके किसे, किसानों को। इस प्रकार से बीच में जो बिचौलिए आ गए, वो जो है जब कर उगाने लगे तो वो और भी ज़्यादा, तो अंततः यहाँ जो कर देते थे किसान वो ज़्यादा भारी जो है वो दिनों दिन होने लगा। किस वजह के कारण, क्योंकि ये व्यवस्था आगे से आगे जो है वो आगे से आगे बिचौलिए इसमें आते रहे। फिर इसलिए कहा गया लास्ट में कि सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह भूमि के स्वामित्व तथा भूमि के वितरण पर आधारित है। जो सारी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था हम उसे कहेंगे जहां पर सामंत को जो है राजा है, राजा से मालिक बन गया सामंत, और सामंत से नीचे फिर उसे छोटे सामंत में डिवाइड कर दिया, फिर नाइट में डिवाइड कर दिया, और फिर जाके जो है किसान को भूमि मिली। तो ये सारी व्यवस्था को कहा जाता है सामंतवादी व्यवस्था। अब आता है सामंत पद के उदय के कारण, जो दो कारण रहे जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। पहली, समय की मांग, कि ये समय की मांग था। रोमन साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था, रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, अग्रसर था, और राजा जो थे वो अयोग्य शासक थे, इसलिए उन्होंने अयोग्य ही बात सोची। क्या सोचा कि छोड़िए, जहाँ पे अराजकता फैली है, जो मेरे नज़दीक क्षेत्र है वहाँ तो मैं ही शासन कर सकता हूँ, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर क्यों ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े महलों में रहने वाले हैं, बड़े अमीर व्यक्ति हैं जिन्हें सामंत कहा जाता है, और उन्होंने देख लिया कि उनको ज़रूरत है कि इन महलों के लिए जो है एक सेना की आवश्यकता है, क्योंकि सेना तो राजा ही रख सकता था। तो उन्हें सोचा जो है क्यों ना मैं इनको अधिकार दे दूँ कि वो सेना रखे, और जब मुझे ज़रूरत हो तो, क्योंकि सेना को धन यही देंगे, पैसा, ठीक है, मेहनताना यही देंगे, तो मैं छूट जाऊंगा, क्यों ना उनको उस जगह का मालिक बना दूं। जागीरदार को दे दिया गया जमीन, और जमीन के बदले वो रख सकते थे सेना, और उनको जो है एक वर्ष में जो उनको देना पड़ता, पैसा राजा को देना पड़ता कर के तौर पर, जो इस प्रकार से बैठे बैठाए जो धन आने लगा, राजा खुश हो गया। लेकिन सामंत ने इसका पूरा फायदा उठाया, और इस तरह जो वो धन से और भी धनी होते चले गए। तो समय की मांग थी कि वहाँ जो अराजकता फैली थी दूर दराज के क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात, वो फिर से स्थिरता आ गई, शांति स्थापित किसने करी, इन जागीरदारों ने अपने अपने क्षेत्र जहाँ इनको मिले थे, जो गाँव इनको मिले थे उस जगह के ऊपर। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इनके पास क्या था, पहले ही
उनके पास समाज में एक रुतबा था, उनके पास अपने जो है घुड़सवार थे, उनके पास अपने जो है अस्त्र शस्त्र थे। बस उन्होंने उनको सेना का अधिकार मिला और उन्होंने सेना तैयार करी और इस प्रकार से अपना रुतबा को भी बढ़ाया और वहाँ पर शांति की स्थापना भी की उस सेना के साथ। क्लियर हो गया। अब आता है, ये वैसा ही था कि एक पूरा भारत देश है और भारत देश में एक राज्य है, छोटे छोटे राज्य है, तो वैसे ही समझ लीजिए सामंत हो गए, छोटे छोटे राज्य, सामंतवादी व्यवस्था हो गई जहाँ छोटे छोटे राज्य है। जैसे हिमाचल की अपनी एक सेना है, पुलिस सेना, तो वैसे ही इनको भी दे दिया गया। लेकिन राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी, ये दुर्भाग्य था, इसलिए जो वो क्या बन गए, कमजोर हो गए। दूसरा था राजाओं के लिए आवश्यक, क्यों आवश्यक था, क्योंकि भाई दूर दराज के क्षेत्र पर नियंत्रण करना जो है कौन करे, क्योंकि अयोग्य शासक तो इसलिए उनके लिए भी आवश्यक था कि वो इनका सहयोग करें और वो इनका सहयोग करते। एक तरह से ये जो व्यवस्था थी, ये दोनों ही तरफ की जो व्यवस्था थी, जहां पर दोनों ने ही एक दूसरे का सहयोग किया। राजा ने सामंतों का सहयोग किया और सामंतों ने राजा का सहयोग किया। क्या क्या, सामंतों ने कहा ठीक है, हम आपको बदले में जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको सेना देंगे और वार्षिक कर भी देंगे। तो इस प्रकार से दोनों में एक समझौता और इस प्रकार से दोनों ही तरह से राजाओं के लिए भी आवश्यक था और समय की मांग भी थी, इसलिए सामंतवादी व्यवस्था का जो है वो उदय हुआ कब, 9वीं शताब्दी में, और 14वीं शताब्दी में जाकर ये अंतिम मतलब बड़े ऊंचे पर ये पहुंच चुकी थी, सबसे ऊंचे दर्जे की जो है ये व्यवस्था हो चुकी थी 14वीं शताब्दी। और उसके बाद 15वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हो गया पतन और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये खत्म भी हो गया, पतन भी हो गया। लेकिन यहाँ हमारा विषय खत्म नहीं होता है, एक विचार शेष रहता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो विचार रहा ही नहीं, आज विचार आपका एक कहानी से आएगा और वो कहानी ये रही। एक बार एक व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में दूर दराज गया होता है और जब वो वापस लौटता है, लंबा सफ़र होता है, गर्मी के दिन है, थका हारा है, पसीना लथपथ है, तो एक गांव से होकर वो जब गुजर रहा होता तो एक व्यक्ति बाहर आता है और पूछता है भाई साहब पानी पियोगे? तो वो हाँ कहता है, वो अंदर चला जाता है और उसके मन में उसके प्रति बहुत बहुत अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि देखिए आज की दुनिया में भी बहुत भले इंसान हैं जो दूसरों को देखकर ही पता लगा देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। बहुत अच्छे विचार आते हैं, भला इंसान है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन उसके विचार रुक जाते हैं तब जब 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 10 मिनट हो गए, तब तो फिर बहुत ही कमाल हो गया। फिर उसने मन में उसके प्रति नेगेटिव, देखिए कैसा इंसान है, 10 मिनट से मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा था, उसने ही मुझे रोका, बोला पानी पी ले, और देखिए कैसा बेकार आदमी, गंदा आदमी है। मतलब उसके विचार बिल बहुत ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी जो 11 मिनट में उसका दरवाज़ा खुलता है और वो अपने हाथ में बहुत कुछ चीज़ें लेकर आता है। वो बोलता है भाई साहब माफ़ करना, मैं बहुत लेट हो गया, मैंने सोचा क्यों ना बहुत दूर से, आपको देखकर लग रहा है कि बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, तो आपके लिए एक शिकंजी बना लो, आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो जो नेगेटिव विचार उसके मन में चल रहे थे वो इमीडिएटली फिर से बदल जाते हैं। देखिए मैं ही कितना गंदा था जो उसके बारे में बुरा सोच रहा था, ये तो बहुत भला इंसान है। तो जैसे वो शिकंजी हुआ जूस है ना, जैसे वो पीना शुरू करता है तो देखता है कि उसमें तो शक्कर ही नहीं है। उसके दिमाग में फिर से नेगेटिव विचार कि देखिए कितना बेकार आदमी है, शिकंजी पिला रहा है और बिना शक्कर की। तो तभी वो अचानक जो है अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता है और बोलता है भाई साहब मैंने सोचा आपको शुगर तो नहीं है कहीं, तो मैंने इस विचार से शक्कर इसमें नहीं डाली, तो ये लीजिए शक्कर, अगर आपने शक्कर डालनी है तो आप डाल सकते हैं। उसके विचार फिर से बदलते हैं और फिर से अच्छा सोचने लगता है उसके बारे में। तो देखिए आज का हमारा जो जीवन है वो इसी तरह से, हम किसी को मौका ही नहीं देते कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा। अपने हमारे विचार अपने आप ही सकारात्मक और नकारात्मक होने लगते हैं जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट। तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है कि अपने विचारों में स्थिरता लाइए, सकारात्मकता लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, और देखिए फिर आपकी जो दुनिया है, चारों तरफ की दुनिया, वो बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ आने वाले समय में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, हर तरह से आप जो है भरपूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।